अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। मीन अगर किसी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का उस न्यूक्लियस से लेकर उस ऑर्बिट तक को जो रेडियस बनेगा वो कितना होगा। आइए सबसे पहले इसके हम डायग्राम देखते हैं। कहते हैं कंसिडर करें कि हमारे पास कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से लेकर उसके ऑर्बिट तक जो डिस्टेंस हमारे पास वो रेडियस आर है, और जो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन का मास m से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो उसकी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो मूव करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी, और अलोंग द टेंजेंट होगी। इसी तरह हमारे पास जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होगा वो Ze+। मीन एज वी नो कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस में बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव करता है, इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, वो बेसिकली उसमें हमारे पास कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों होती है हमारे पास? क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों अपोजिट चार्ज की वजह से एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ये न्यूक्लियस एज वी नो प्रोटॉन्स का जो मास होता है वो हैवियर होता है, ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो इस तरह इनके दरमियान हमारे पास क्या मौजूद होगी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद होगी। इसी तरह यहाँ पर इस डायग्राम में हमें बता रहा है कि हमारे पास कोई एटम है, उसके न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास जितने भी ऑर्बिट्स हैं उसको उसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स का नाम दिया। मीन हमारे पास जितने भी ऑर्बिट्स होंगे उसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अकॉर्डिंग टू n1 n2 n3। मीन हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास ऑर्बिट्स की वैल्यू या तादाद स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती जाएगी, और जो रेडियस होगा न्यूक्लियस से लेकर उसके ऑर्बिट तक का डिस्टेंस होगा वो उसको ने रेडियस r का नाम दिया है। इस तरह हमारे पास हर ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होगा वो न्यूक्लियस से क्या होगा, वो डिफरेंस होगा। यहाँ पर वो हमारा कहता है कि जो m से मुराद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड Z प्लस इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। सो वेयर G इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक नंबर। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो G होगा बेसिकली वो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स को शो कर रहा है, और भी प्रोटॉन्स की स्ट्रेंथ को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी वाइल रिवॉल्विंग इन अ सर्कल। कि हमारे पास दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं कि जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसके ऊपर टू फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। कौन कौन सी? एक हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल को हमें पता हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स में हमारे पास जो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारे पास इन दोनों के दरमियान रिपल्शन की फोर्स होगी वो अवे फ्रॉम दी सेंटर होगी। हम कह सकते हैं कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ attraction between the electrons and the nucleus is given by। अब कूलम्स फोर्स के मुताबिक हमारे पास जो फोर्स होगी प्रोटॉन्स और उसके दरमियान, हम वो कह सकते हैं इन दोनों के दरमियान जो फोर्स का हमारे पास डिपेंडेंस होगा वो कितना होगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस इज गिवन बाय। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम क्या देखते हैं कि दो चार्जेस का प्रोडक्ट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनका जो डिस्टेंस होता है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है वो चार्जेस के, एक चार्ज हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन्स है और दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में मूव कर रहा है, दोनों चार्जेस का हमारे पास क्या हो गया, प्रोडक्ट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और इसी तरह हमारे पास इनके रेडियस के स्क्वायर के क्या होगा, ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पर हमें कहता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर हमारे पास जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिकली वो बेसिकली सेम होता है, वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। डिफरेंस इतना का होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज आता है, प्रोटॉन के साथ पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर हम दोनों इन इक्वेशंस को कंबाइन करें, हम देखेंगे हमारे पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी
force is equal to force directly proportional to z square and inversely proportional to the r square. Hence हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है, अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, के की वैल्यू आएगी. हम प्रोपोर्शनल को साइन को हटा के कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू के जी स्क्र ओवर आर स्क्र. अब के की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड जी स्क्र ओवर आर स्क्र एज इट इज़. अब दोनों को फोर्स इक्वेशन को कंबाइन करने से हमारे पास जो टोटली इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एफ इज इक्वल टू जी स्क्र z e square over 4 pi epsilon naught r square, where epsilon naught is the permittivity in the free vacuum and its value is 8.85 into 10 raised power minus 12 coulomb square per joule per meter. So next one is, while revolving around the nucleus in circular path. अब हम कहते हैं कि हमारे पास दो तरह की फोर्सेस आ गई. एक हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स थी जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान थी, और दूसरी हमारे पास कोलम्स फोर्स है जो कि उन चार्जेस के दरमियान, उन चार्जेस की आपस में अट्रैक्शन आती या फिर रिपल्शन और उनके डिस्टेंस के डिपेंड थी. हम दोनों फोर्सेस को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. फर्ज करेंगे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी जो कि हमने कोलम के वैल्यू से फाइंड किया है. क्वेश्चन नंबर हम इसे 2 कह देते हैं, और हम जो हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स है वो हमारे पास कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं. अब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो दोनों इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएंगी, वो आ जाएंगी हमारे पास एम वी स्क्वायर ओवर आर विच इज इक्वल टू जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. अब चूँकि हम आर्टिकल करें डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, मतलब हमने रेडियस फाइंड करना है जो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है. तो यहाँ से हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड करने के लिए कट ऑफ करेंगे तो हमारे पास r इज इक्वल टू जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम m की वैल्यू, v की वैल्यू, सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास होगी, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसको फाइंड करके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए में क्या करेंगे, पुट करेंगे. अब अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, तो हमारे पास पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल का वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ओनली इन द फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन ऑर्बिट्स में मूव करते हैं जिनका हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, बेसिकली फिक्स्ड होता है, जो कि हमने पढ़ा था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई. सो वी इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई एम आर. यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम v की वैल्यू को फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास इक्वल है कि एन एच ओवर 2 पाई एम आर के इक्वल. अब चूँकि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ रही है आर की, उसमें हमारे पास वी स्केयर आ रहा है, इसलिए हमने वी तो फाइंड कर लिया, तो उस स्केयर की वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या लेंगे, इसका स्केयर लेंगे दोनों तरफ. सो वी टेकिंग होल स्केयर ऑन बोथ साइड, वी स्केयर विल बिकम्स इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर. बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ वी स्केयर इन इक्वेशन 1, सो अगर हम वी स्केयर की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया तो उसको इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, आर वैल्यू इज इक्वल टू जी स्केयर ओवर जेड स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू एन स्केयर एच स्केयर और 4 पाई एम स्केयर आर स्केयर. अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो थर्ड डिवीजनर है वो थर्ड डिवीजनर को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट डिवीजनर के साथ. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर इज इक्वल टू जेड स्केयर 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम एन स्केयर एच स्केयर. जो चीज़ हमारे पास कैंसिल आउट होती है उन्हें कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आर इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर z e square by m. For example, for hydrogen atom, let's suppose we have z is equal to 1, कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर वो कितना है, 1 है. हमारे पास z की वैल्यू 1 पुट करने से हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी रेडियस की, वो क्या आएगी, r is equal to epsilon naught n square h square over e square by m. Hence, as we know, all these values are constant. By putting all these values in equation of radius, we get results final equation which is a naught is equal to 0.529 into 10 raised power minus 10 meter, 10 raised power minus 10 meter, which is also equal to 1 angstrom. Hence final equation, final result is a naught is equal to 0.529 angstrom. तो हमारे पास जो रेडियस का फाइनल रिजल्ट आएगा फॉर फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, हमारे पास वो कितना आएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर.
सो इस तरह हम आगे ऑर्बिट्स की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे, जितने भी हमारे पास एटम के ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे उनकी वैल्यूज़ हम उस रेडियस के फार्मूले में पुट करते जाएंगे, उनके एटॉमिक नंबर, उनकी जी की वैल्यू के बेस के ऊपर हमारे पास उसी तरह हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू भी वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।